जय हिंद फ्रेंड्स, मैं बलराम सिंह आप सभी दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ व आनंद होंगे। तो कल हम लोगों ने जो एक्सरसाइज 3.1 को शुरू किया था, उसके दूसरे क्वेश्चन के जो 3 पार्ट थे, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, उसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग उसके आगे के प्रश्न नंबर 3 के जो 3 पार्ट दिए गए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए व बी के वे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए निम्न निकाय अपरिमित हल रखता है। तो पिछले लेक्चर में हमने बताया कि अपरिमित हल रखने के लिए क्या शर्तें होती हैं, निकाय का कोई हल नहीं है उसके लिए क्या शर्तें होते हैं, और अद्वितीय हल होने के लिए क्या शर्तें होती हैं। तो इसका पहला पार्ट है 2x + 3y = 7, और इसका जो दूसरा इक्वेशन है a + b + 1 × x + a + 2b + 2 × y = 4 और ब्रैकेट में a + b + 1। तो सबसे पहले जो आपकी इक्वेशंस फर्स्ट दी गई है, इसको हम a1x + b1y + c1 = 0 को 0 के फॉर्म में व्यवस्थित करेंगे। तो लिखेंगे 2x + 3y और ये प्लस का 7 है इक्वल टू के दूसरी साइड में, इसको इक्वल टू के दूसरी साइड में लेके आएंगे, बाईं ओर लेके आएंगे तो ये ऋणात्मक हो जाएगा और इक्वल टू में 0 हो जाएगा। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इधर हम इक्वेशन नंबर सेकंड निकाल लेंगे, या आप लिखेंगे इसी प्रकार ये आपका जो है a + b + 1 × x + a + 2b + 2 × y, और ये जो आपका 4 ब्रैकेट में a + b + 1 है, ये इक्वल टू के दूसरी साइड में धनात्मक है। लेकिन जैसे ही हम इसको विस्थापित करके इक्वल टू के बाईं ओर लेकर के आएंगे, इसके सामने क्या लग जाएगा, इसके सामने माइनस लग जाएगा और ये हो जाएगा -4 a + b और +1। उसके बाद में अब हम यहां से निकालेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से, इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 से a1 जो आपकी पहली इक्वेशंस का x का गुणांक होता है वो a1 कहलाता है, पहली इक्वेशंस का जो y का गुणांक होता है वो b1 कहलाता है, और पहली इक्वेशंस में जो आपका अचर पद होता है वो आपका c1 कहलाता है। तो a1 आ जाएगा 2, b1 आ जाएगा 3 और जो c1 है वो आएगा -7। इधर हम आ जाएंगे, इधर निकालेंगे हम a2, यहां लिख देंगे समीकरण 2 से, a2 जो दूसरी इक्वेशंस का x का गुणांक है वो आपका a2 है, यानी ये है a + b + 1। फिर जो b2 है वो दूसरी इक्वेशंस का जो y का गुणांक है, और ये है a + 2b + 2, और जो c2 है ये आपका अंतिम अचर पद है दूसरी इक्वेशंस का 4 ब्रैकेट में a + b और +1। अब जो अपरिमित हल होता है उसके लिए क्या कंडीशंस होती है, तो लिखेंगे रैखिक समीकरण निकाय के अपरिमित हल के लिए a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ये तीनों आपस में बराबर होने चाहिए। अब हम इनकी वैल्यू रखेंगे, a1 कितना है 2 है, a2 कितना निकला है, ये निकला a + b + 1, b1 कितना निकला है, b1 है 3 और b2 कितना है, ये है a + 2b + 2। इसी तरीके से c1 कितना है, c1 है -7 और c2 कितना है, ये है -4 a + b और +1। यहाँ पे देखेंगे माइनस से माइनस आपका कट जाएगा। अब इसमें करना क्या है कि जो आपका a1 और a2 का अनुपात है और जो आपका b1 और b2 का अनुपात है, इसको एक बार लेकर के सॉल्व करेंगे और एक इक्वेशन तैयार कर देंगे। फिर आपका जो b1 और b2 का अनुपात है और c1 और c2 का अनुपात है, इसको सॉल्व करके आप एक दूसरी इक्वेशंस तैयार करेंगे, फिर उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे,
प्लस या माइनस करने पर आपका एक पक्ष कट जाएगा, चाहे वो ए का हो सकता है या फिर बी का हो सकता है। फिर वहां से एक चर पद का मान निकलेगा और उसको आप उठा करके किसी दूसरे इक्वेशन में रख देंगे, दूसरे चर का मान पता चल जाएगा। तो अब हम लोग जानेंगे, इसके बाद में इसको सॉल्व करते हैं। अब आप इतना नोट कर सकते हैं, फिर इसके बाद में हम लोग इसके आगे का सॉल्व करें। तो अब इसके बाद में देखेंगे, यानी जो आपका ये पहला लिखा हुआ है 2/a प्लस b प्लस 1 इक्वल टू 3/a प्लस 2b प्लस 2। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराया जाएगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 का a से हो जाएगा 2a प्लस 2 का 2b से हो जाएगा 4b प्लस 2 का 2 से हो जाएगा 4। फिर 3 का a से कराएंगे 3a, फिर 3 का b से हो जाएगा 3b प्लस 3 का 1 से, तो 3 1 जा 3। अब यहाँ पे देखेंगे जो भी आपका इक्वल टू के दूसरे साइड में है इसको उठा करके बाईं ओर ले जाना है, तो ये आपका सारा का सारा ऋणात्मक हो जाएगा, यानी 2a प्लस 4b प्लस 4 माइनस का 3a माइनस का 3b माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब देखेंगे यहाँ पे कि 2a से ये आपका माइनस का 3a जाएगा तो माइनस का a बचेगा, 4b से आपका ये 3b जाएगा तो प्लस का आपका b बचेगा, 4 से आपका 3 जाएगा तो प्लस का 1 बचेगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसे आप मान सकते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। इसे क्या मानेंगे? इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हमने इन दोनों को सॉल्व करके एक इक्वेशन निकाल ली, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम इन दोनों पोर्शन को लेकर के सॉल्व करेंगे और उसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 4। फिर इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर 4 को क्या करना है? सॉल्व करना है। तो चलिए इसके आगे देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3/a प्लस 2b प्लस 2 इक्वल टू 7/4 ब्रैकेट में a प्लस b ब्रैकेट क्लोज प्लस 1। अब यहाँ पे फिर से आपको एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो आपका ये 4 ब्रैकेट में a प्लस b प्लस 1 दिया गया है, 4 का ब्रैकेट के अंदर वाले पदों से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/a प्लस 2b प्लस 2, इसको ऐसे ही नोट कर देंगे, इक्वल टू 7/4 का a से हो जाएगा 4a, 4 का b से हो जाएगा 4b, और ये जो आपका प्लस का 1 है ये 1 ही रहेगा क्योंकि इसका ब्रैकेट से कोई संबंध नहीं है। यानी 4 का मल्टीप्लाई किससे होगा? केवल a और b से होगा। ये जो आपका a1 है ये आपका अलग पद है और उसी फॉर्म में ये आकर के वैसे जुड़ जाएगा। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 का 4a से हो जाएगा 12a प्लस 3 का 4b से हो जाएगा 12b प्लस 3 का 1 से हो जाएगा 3 1 जा 3 इक्वल टू 7 का a से हो जाएगा 7a, 7 का 2b से हो जाएगा 14b, 7 का 2 से हो जाएगा 14। अब जो आपका ये दाहिनी ओर का जो ये पद है इसको हम इक्वल टू के बाईं ओर ले जाएंगे, जिससे जो आपका ये धनात्मक होता है वो आपका क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। फिर देखते हैं कि जोड़ने और घटाने पर a और b के क्या मान आते हैं, यानी ऐसी एक इक्वेशंस तैयार होगी। तो इसको इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा 12a प्लस 12b प्लस 3 माइनस का 7a माइनस का 14b माइनस का 14 इक्वल टू 0। 12a से 7a जाएगा तो 5a बचेगा, चूंकि बड़ी संख्या में प्लस लगा हुआ है। 12b से 14b जाएगा, अब छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या को माइनस कर रहे हैं तो माइनस लग जाएगा, माइनस का 2b बचेगा। फिर प्लस का 3 है, 3 से 14 माइनस होगा तो बड़ी संख्या में माइनस है तो यहाँ बचेगा माइनस का 11 इक्वल टू 0। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 4। इसे क्या मानेंगे? इक्वेशन नंबर 4 मानेंगे। अब हम समीकरण 3 और समीकरण 4 जो है इसको
आपस में रखेंगे और देखेंगे कि एक पद आपका बराबर होना चाहिए, या तो आपका बी वाला पोर्शन बराबर हो जाए। अगर हम समीकरण 3 में 2 से गुणा कर दें तो यहाँ पे 2b हो जाएगा, और जब इनको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर जो आपका साइन होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो b वाला पोर्शन पूरा कट जाएगा, आपका a का मान निकल आएगा, और उस a के मान को आप समीकरण 3 में रख सकते हैं या फिर समीकरण 4 में रख सकते हैं, आपका b का मान निकल आएगा। तो चलिए देखते हैं इसके आगे, यहां से देखते हैं, यानी समीकरण 3 व 4 से, तो लिखेंगे समीकरण 3 में 2 से, समीकरण 3 में 2 से गुणा कर समीकरण 4 से, समीकरण 4 में जोड़ने पर यानी समीकरण 3 में क्या करेंगे, हम 2 से गुणा कर देंगे, और उसके बाद में जो आपका इक्वेशंस आएगा, जो आपका ये मान हो जाएगा ए बी और 1 का जो आपका अचर पद है, उसको क्या करेंगे, उसको समीकरण 4 से जोड़ देंगे। तो समीकरण ध्यान से देखिएगा, समीकरण 2 में जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2a, फिर 2 का b से प्लस का तो हो जाएगा 2b, फिर 2 का 1 से हो जाएगा प्लस का 2 बराबर 0, यानी ये समीकरण 3 निकल आई 2 से गुणा करने के बाद में। अब हम समीकरण 4 को इसी के नीचे नोट कर देंगे, तो समीकरण 4 है 5a, फिर माइनस का 2b, फिर माइनस का 11 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब क्या किया जा रहा है, अब इनको जोड़ा जा रहा है, तो जोड़ने पर जो आपका चिन्ह होता है, जो आपका साइन होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो आपका प्लस b, प्लस का 2b और माइनस का 2b ये कट जाएगा, 5a से आपका ये 2a माइनस होगा तो बचेगा 3a, फिर यहाँ पे माइनस का 11 है, इससे हम 2 को माइनस करेंगे क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाता है, बड़ी संख्या में माइनस लगाए तो 11 से 2 जाएगा तो बचेगा माइनस का 9, क्या बचेगा, माइनस का 9 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3a इक्वल टू 9, चूंकि 9 माइनस का इक्वल टू के दूसरी साइड में प्लस का हो जाएगा। a की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे 9/3, तो 3 3 जा 9, यानी a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। अब इस a के मान को हम इक्वेशन नंबर 4 में रख देंगे, तो a के मान को इक्वेशन नंबर 4 में रख देंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे ऊपर हम थोड़ा सा इसको रफ किए दे रहे हैं, a के मान को इक्वेशन 4 में रख दें या फिर इक्वेशन 3 में रख दें, आपका जो b का मान है वो निकल आएगा। तो लिखेंगे a के इस मान को समीकरण 4 में रखने पर, a के इस मान को समीकरण 4 में रखने पर, तो ध्यान दीजिएगा जो आपका समीकरण 4 है उसमें a की वैल्यू रखना है, तो ये हो जाएगा 5, a के स्थान पर क्या रखना है, 3 रखना है, माइनस का 2b माइनस का 11 इक्वल टू 0, तो 5 का 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 15, माइनस का 2b माइनस का 11 इक्वल टू 0, 15 से 11 माइनस होगा तो कितना बचेगा, ये 4 बचेगा, माइनस का 2b इक्वल टू 0, फिर इसके बाद में जो ये 4 है ये माइनस का 2b इक्वल टू के दूसरी साइड में जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब इसके बाद में ध्यान दीजिएगा यहां से हम निकाल लेंगे b की वैल्यू, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इक्वल टू हो जाएगा 4/2, 2 2 जा 4 होता है, यानी b का मान क्या निकल आएगा, b का मान निकल। तो अब हम लोग बात करते हैं इसके दूसरे पार्ट की, तो इसका दूसरा पार्ट है 2x + 3y = 7, a + b × x + 2a - b × y = 3a + b + 1। अब जो आपका ये पहली इक्वेशंस दी गई है इसको हम 2x + 3y - 7 = 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से जो आपकी दूसरी इक्वेशंस दी गई है इसको भी इक्वल टू के 0 के फॉर्म में व्यक्त करना है, इक्वल टू 0 फॉर्म में व्यक्त करना है, यानी ये हो जाएगा a + b × x + 2a - b × y, और जो आपका ये इक्वल टू में 3 × a + b + 1 है, इसको इक्वल टू की बाईं ओर लेकर के आएंगे तो ऋणात्मक हो जाएगा a + b + 1, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसको मान सकते हो इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब जो आपकी समीकरण 1 है यहां से हम a1 b1 और c1 के मान
निकाल लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से a1 बराबर ये निकलेगा 2, b1 बराबर ये 3 निकल आएगा और जो c1 है वो क्या निकलेगा माइनस का 7 निकलेगा। इसी तरीके से समीकरण 2 से आप a2 b2 और c2 के मान निकालेंगे। समीकरण 2 से a2 क्या निकलेगा x का गुणांक यानी a प्लस b निकलेगा, b2 क्या निकलेगा y का गुणांक यानी 2a माइनस b निकलेगा और जो c2 है वो क्या निकलेगा c2 आपका निकल आएगा माइनस का 3a प्लस b प्लस 1। अब जो निकाय का अपरिमित हल होने का जो प्रतिबंध है वो क्या होता है, तो लिखेंगे रैखिक समीकरण निकाय के रैखिक समीकरण निकाय के रैखिक समीकरण निकाय के अपरिमित हल होने का जो प्रतिबंध होता है, अपरिमित हल होने का प्रतिबंध वो होता है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। तो यहाँ से हम a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के मान निकाल के यहाँ पे रख देंगे। हमने a1 a2 का मान निकाला, उसको इस फार्मूले में रख देना है। तो a1 दिया गया है 2, a2 का मान है a प्लस b, फिर इसके बाद में b1 का मान है 3 और b2 का मान है 2a माइनस b, c1 का मान है -7 और जो c2 है इसका मान है -3 और ब्रैकेट में a प्लस b प्लस 1। अब यहाँ देखेंगे माइनस से माइनस आपका ये कट जाएगा, यानी क्या बचेगा, तो ये बचेगा 2 अपॉन a प्लस b इक्वल टू 3 अपॉन 2a माइनस b, 2a माइनस b इक्वल टू 7 अपॉन 3 ब्रैकेट के अंदर a प्लस b प्लस 1। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो आपके पद दिए गए हैं a1 और a2 का जो अनुपात है, b1 और b2 का जो अनुपात है, इसको सॉल्व करेंगे, एक इक्वेशन का मान निकालेंगे। फिर जो आपका b1 और b2 का अनुपात है इसको c1 और c2 के अनुपात के साथ में हल करेंगे और एक दूसरी इक्वेशंस का मान निकालेंगे। फिर इन दोनों इक्वेशंस को देखना है और उसमें प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके एक की वैल्यू को काट देना है, यानी b का मान काट देना है या b को काट देना है। फिर वहां से आपका a का मान निकलेगा और उस a के मान को आप इक्वेशन नंबर 3 या 4 कहीं पे भी रखेंगे, आपका b का मान निकल आएगा। तो यहां से लिखेंगे हम 2a प्लस b इक्वल टू 3 अपॉन 2a माइनस b तथा 3 अपॉन 2a माइनस b इक्वल टू 7 अपॉन, अब इसका अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का a से 3a हो जाएगा, 3 का b से 3b हो जाएगा, 3 का 1 से तो 3 1 जा 3 हो जाएगा। अब जो आपके पहले दो पद हैं इनको हम सॉल्व करके एक इक्वेशंस का मान निकालते हैं। तो चलिए इसको हम इधर रख किए दे रहे हैं। यानी कि ये है 2a प्लस b इक्वल टू 3 अपॉन 2a माइनस b। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4a, 2 का माइनस b से तो माइनस 2b, 3 का a से हो जाएगा 3a और 3 का b से हो जाएगा 3b। अब इसको लिख सकते हैं 4a माइनस 2b, ये जो इक्वल टू के बाद की वैल्यू है इसको इक्वल टू के बाईं ओर ले जाएंगे तो जो धनात्मक वैल्यू होती है वो ऋणात्मक हो जाती है, इधर कुछ नहीं बचेगा तो 0। 4a से 3a जाएगा तो a बचेगा, माइनस 2b माइनस 3b ऐड हो जाएगा, माइनस का 5b हो जाएगा इक्वल टू 0। इसे हम मान सकते हैं इक्वेशन नंबर 3। इसे क्या मान सकते हैं, इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद में जो आपकी दूसरा पद दिया गया है 3 अपॉन 2a माइनस b इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस 3b प्लस 3। इसका भी क्या करना है, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है। तो 3 का 3a से हो जाएगा 9a प्लस 3 3 जा 9b प्लस 3 3 जा 9 इक्वल टू 7 का 2 से तो 14a माइनस 7 का b से तो 7b। इसके बाद में ये हो जाएगा 9a प्लस 9b प्लस 9, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 14a
ये इधर आएगा तो प्लस का 7b और इक्वल टू में 0 हो जाएगा। अब इसके बाद में जो आपका घटने वाला है उसको घटा देंगे और जो आपका जुड़ने वाला है उसको जोड़ देंगे। तो इसके बाद में देखेंगे ये हो जाएगा 9a से 14a माइनस होगा तो माइनस का 5a, 9b में 7b ऐड हो जाएगा प्लस प्लस तो हो जाएगा प्लस का 16b और ये प्लस का 9 आपका है इक्वल टू 0। इसे हम मान सकते हैं इक्वेशन नंबर 4, यानी ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 4। अब हम देखेंगे इक्वेशन 3 और 4 में क्या समानता है। तो अगर इक्वेशन 3 में हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5a ये भी हो जाएगा और 5a ये भी है। ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक है, तो आपको पता है कि प्लस करने पर दो समीकरणों को जोड़ने पर जो उनकी साइन होते हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और इस तरीके से 5a और -5a कट जाएगा और यहाँ से b की एक वैल्यू निकल आएगी। तो समीकरण 3 में क्या करेंगे हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 में 5 से गुणा कर समीकरण 4 में जोड़ने पर, समीकरण 4 में जोड़ने पर तो देखेंगे कि जो समीकरण 3 है इसमें जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 का a से 5a हो जाएगा, 5a, 5 का माइनस का 5b से तो माइनस का 25b और इक्वल टू 0। समीकरण 4 क्या है, यह है माइनस का 5a प्लस का 16b और प्लस का 9 इक्वल टू 0। यहाँ पे तीसरा पद नहीं नजर आ रहा है तो यहाँ पे आप प्लस में 0 कर सकते हैं और आप इसको ऐड कर सकते हैं, या आप ना भी कुछ रखें तब भी ये 9 ही रहेगा जोड़ने पर। अब इसको जोड़ेंगे तो प्लस माइनस आपका कट जाएगा, 25 से 16 आपका माइनस होगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा माइनस का 9b क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस लगा हुआ है। फिर प्लस का ये आपका 9 हो जाएगा इक्वल टू 0, 9 इधर ही रोकेंगे इक्वल टू ये माइनस का 9b इधर आएगा तो प्लस का 9b हो जाएगा। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 9/9, यानी b का मान निकल आएगा 1। b का मान कितना निकलेगा 1। अब यहाँ पे जो b का मान निकला है तो b के इस मान को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर यानी b का जो ये मान निकला है इसको समीकरण 3 में रख देंगे तो ये हो जाएगा a-5। b के स्थान पर क्या रखना है, इस इक्वेशन में 1 रखना है इक्वल टू 0। तो हो जाएगा a-5 पंजा 5 इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू ये -5 इधर आएगा तो +5 हो जाएगा, यानी a का मान निकल आएगा 5। इस तरीके से इस क्वेश्चन में a का मान निकला 1 और b का मान निकला है 5। तो अब हम लोग बात करते हैं इसके तीसरे पार्ट के बारे में। तो चलिए जानते हैं इसका तीसरा पार्ट क्या है। इसके तीसरे पार्ट की पहली इक्वेशन है 3x + 4y = 12 और दूसरी इक्वेशन है a + b × x + 2 × a - b × y = 5a - 1। तो सबसे पहले जो आपकी इक्वेशंस दी गई है, इसको इक्वल टू 0 के फॉर्म में डिनोट करेंगे। यानी जो आपकी इक्वेशंस है 3x + 4y - 12, ये +12 है इक्वल टू के दूसरी साइड में जाएगा -12 हो जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा 0। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से जो आपकी दूसरी इक्वेशन है इसको लिख सकते हैं a + b × x + 2 ब्रैकेट में a - b × y और ये जो आपका 5a - 1 है ये इक्वल टू के दूसरी साइड में आएगा तो ये ब्रैकेट में 5a - 1 इसको कर देंगे क्योंकि जो ऋणात्मक होगा वो 5a भी होगा और जो इसका साइन चेंज होगा वो 1 का भी होगा क्योंकि दोनों संख्याएं आपकी इक्वल टू के दूसरी साइड में जा रही हैं और ये बराबर 0 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। अब समीकरण 1 से हम a1 b1 c1 के मान निकालेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से a1 आपका निकल आएगा 3, b1 आपका निकलेगा 4। हमने बताया कि पहली इक्वेशंस का जो x का गुणांक होता है वो a1 होता है, पहली इक्वेशंस का जो y का गुणांक होता है वो b1 होता है,
पहली इक्वेशंस का जो अचर पद होता है वो C1 होता है। तो यहाँ से C1 क्या निकलेगा, ये निकलेगा माइनस का 12। इसी प्रकार जो आप समीकरण 2 लिखे हैं इससे आप A2 B2 C2 के मान निकालेंगे। तो समीकरण 2 से A2 आपका निकल आएगा x का गुणांक यानी a प्लस बी, B2 आपका निकलेगा 2 ब्रैकेट में a माइनस बी, और जो आपका C2 निकलेगा ये निकलेगा माइनस ब्रैकेट में 5a माइनस 1। अब जो समीकरण निकाय है, जो रैखिक समीकरण निकाय है, रैखिक समीकरण निकाय के अपरिमित हल होने का, अपरिमित हल होने का जो प्रतिबंध होता है वो क्या होता है, ये होता है a1 अपान a2 b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। ये क्या होता है, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। अब इनके मान जो दिए गए हैं उनको रख देना है। a1 है 3, a2 क्या दिया गया है, a2 निकला है a प्लस बी, फिर जो b1 है उसका मान निकला है 4, और जो b2 है इसका मान क्या निकला है, ये निकला है 2 ब्रैकेट में a माइनस बी। फिर इसके बाद में जो c1 है इसका मान माइनस 12, और जो c2 निकला है ये निकला है माइनस का ब्रैकेट में 5a माइनस 1। ये माइनस से माइनस आपका कट जाएगा। अब क्या बचेगा, तो ये बचेगा 3 अपान a प्लस बी इक्वल टू 4 अपान ये जो 2 है ब्रैकेट के बाहर इसका अंदर से गुणा कर देंगे तो आएगा 2a माइनस 2b, यानी एक बार a से गुणा करेंगे इसका और एक बार b से करेंगे, इक्वल टू 12 अपान 5a माइनस 1। एक बार आप इन दोनों पदों को लेकर के सॉल्व करेंगे और एक बार इन दोनों पदों को लेकर के हल करेंगे और देखेंगे इससे क्या मान निकल रहा है। तो 3 अपान a प्लस बी इक्वल टू 4 अपान 2a माइनस 2b, 2a माइनस 2b। यानी यहाँ पे आप एक काम और कर सकते थे कि यहाँ पे 2 कॉमन था तो 2 से आप 4 को काट सकते थे, या आपने यहाँ पे गुणा कर दिया। इसको आगे सॉल्व करेंगे आंसर आपका वही आएगा, मैच करेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तथा 4 अपान 2a माइनस 2b, 2a माइनस 2b इक्वल टू 12 अपान 5a माइनस 1। अब जो आपका ये पहला पद है इसको सॉल्व करेंगे और इससे एक इक्वेशंस का मान निकाल लेंगे। तो इधर हम इसको रफ किए दे रहे हैं। यानी ये क्या निकला, ये निकला आपका 3 अपान a प्लस बी इक्वल टू 4 अपान 2a माइनस 2b, 2a माइनस 2b। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 2 जा 6a माइनस 3 2 जा 6b इक्वल टू 4 का a से तो 4a प्लस का 4b से तो 4b हो जाएगा। ये जो आपकी संख्याएं हैं इसको इक्वल टू के दूसरी साइड में ले जाएंगे, माइनस की हो जाएंगी तो 6a माइनस 6b माइनस का 4a हो जाएगा, माइनस का 4b हो जाएगा इक्वल टू 0। 6a से 4a जाएगा तो प्लस का 2a बचेगा, 6b और माइनस का 4b ये ऐड हो जाएगा तो आएगा माइनस का 10b और इक्वल टू 0। यहाँ से आपको 2 कॉमन नजर आ रहा, बचेगा a माइनस 5b इक्वल टू 0, यानी a माइनस 5b इक्वल टू 0 अपान 2। जो इंटू में होता है वो इक्वल टू के दूसरी साइड में अपान में चला जाता है, तो 0 अपान 2 का मतलब 0 हो जाएगा, यानी a माइनस 5b इक्वल टू 0। इसे आप मान सकते हैं इक्वेशन नंबर 3। इसे आप क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर 3। हमने इसको सॉल्व किया और एक इक्वेशन 3 निकल आई। अब इन दोनों पक्षों को हल करेंगे, इन दोनों पदों को हल करेंगे और एक इक्वेशन निकालेंगे, इक्वेशन नंबर 4, और फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और b के मान निकाल लेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। यानी ये आपका दिया गया है 4 अपान 2a माइनस 2b इक्वल टू 12 अपान 5a माइनस 1। अब इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया जाएगा
तो 4 का 5a से हो जाएगा 20a, 4 का -1 से तो माइनस का 4, 12 का 2 से तो 24a, और फिर 12 का -2b से तो 24b। इसको इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा 20a -4 -24a और ये प्लस का 24b, यानी ये प्लस का इधर आएगा माइनस का, ये माइनस का इधर आएगा प्लस का, इक्वल टू 0। 20a से 24a जाएगा तो बचेगा माइनस का 4a, और ये आपका 24b है, और ये आपका माइनस का 4 है और प्लस का 24b। ये आप b वाला पद पहले लिख सकते हैं, 4 को बाद में भी लिख सकते हैं। यहां से आपको कॉमन नजर आएगा 4, यहां से कॉमन क्या नजर आएगा 4, तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा माइनस का a माइनस का 1 प्लस का 6b इक्वल टू 0, यानी ये हो जाएगा -a और माइनस का 1 और प्लस का 6b इक्वल टू 0/4, यानी ये पूरा 0 हो जाएगा। तो -a -1 प्लस 6b इक्वल टू 0, इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 4। इसे क्या मानेंगे, इक्वेशन 4 मानेंगे। अब देखेंगे इक्वेशन 4 और इक्वेशन 3 में आपका जो a है ये माइनस का और ये a आपका प्लस का, यानी इक्वेशन 3 और 4 को जोड़ देंगे तो a का मान कट जाएगा और यहाँ से b का एक मान निकल आएगा। उसको आप इक्वेशन 3 या 4 कहीं भी रखेंगे a का मान निकल आएगा। तो इसको इधर सॉल्व करते हैं। लिखेंगे समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, तो समीकरण 3 नोट कर देंगे, a - 5b इक्वल टू 0, तो समीकरण 4 है -a और -1 और प्लस का 6b इक्वल टू 0। जोड़ेंगे तो a वाला पोर्शन आपका पूरा पूरा कट जाएगा, 6b से 5b जाएगा तो ये प्लस का b बचेगा और ये आपका माइनस का 1 है इक्वल टू 0 है। यानी देखेंगे इक्वेशन 3 में कोई संख्या नहीं, कोई अचर पद नहीं, तो आपका जो दूसरी इक्वेशंस में बचा हुआ मान है वही आप उसको नोट करेंगे, इक्वल टू में 0 हो जाएगा और यहाँ से b की वैल्यू क्या निकल आएगी, 1 निकल आएगी, ये -1 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब b का जो ये मान निकला है इसको इक्वेशन 3 में रख देंगे, तो लिखेंगे b के इस मान को, b के इस मान को, b के इस मान को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, b के इस मान को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है a - 5b इक्वल टू 0, यानी b के स्थान पर क्या रखना है, 1 रखना है। तो ये हो जाएगा a - 5 b के स्थान पे 1 इक्वल टू 0, तो a - 5 पंजा 5 इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो इस तरीके से जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd पार्ट था, इसमें a की वैल्यू निकली है 5 और b की वैल्यू निकली है 1। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 3.1 पूरी तरीके से कंप्लीट हुई। अगले लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 को शुरू करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।